नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7th का 6 चैप्टर। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कैसे होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, उन वनस्पतियों का जीवन या उन वनस्पतियों में रहने वाले जीव जंतु या उनका वहाँ पर रहने वाले जीवों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसे दी है कि सलीमा जो है वो अपनी गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही थी, तो वो शिमला की तरफ जा रही थी और उसे रास्ते में कुछ पेड़ पौधे कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो रोहतांग दर्रे पर पहुंचती हैं उसके रास्ते में उसके कुछ भूमि पर कुछ घास भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ स्थान बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ठीक, कुछ साल सागवान के घने वृक्ष ऐसे उसे दिखाई देते हैं। तो ये पूरा चैप्टर यहीं से शुरू है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, जब हम देखेंगे कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे जलवायु में परिवर्तन होगा। ठीक है, तापमान कम होगा, ठीक, ताप और दाब बढ़ता रहेगा। ठीक, इसी के कारण क्या होता है, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं इनमें भी बदलाव आता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आएगा। ठीक है, इनके जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। ठीक, वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है वो किस पे निर्भर करती है, वनस्पतियों की वृद्धि तापमान पर और नमी पर निर्भर करती है। ठीक, इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की जो परत होती है या मिट्टी की जो मोटाई होती है जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक, ये क्या है, ये वनस्पतियों की वृद्धि के लिए कारक हैं। ठीक, इन घटकों में क्या अंतर है कि, ठीक है, इन घटकों में अंतर है कि किसी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो बहुत ही सघन होती है। ठीक है, और कहीं पे बहुत ही कम होती है। ठीक है, प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कहीं कहीं बहुत ही सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं बहुत ही कम, कहीं कहीं झाड़ियाँ, कहीं कहीं घास पाई जाती हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है, आमतौर पर ये जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि पहला हो गया ये वन किन्हें कहते हैं, ठीक, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक, वन वो होते हैं जहाँ पर तापमान एकदम उपयुक्त होता है और वर्षा जहाँ पर हमेशा होती रहती है। ठीक है, इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। कुछ वन होते हैं बहुत ही सघन होते हैं, कुछ वन होते हैं खुले। सघन का मतलब जो चारों तरफ से एकदम ढके हुए। अगर वृक्षों के सघन वनों के जंगलों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो ऊपर से वहाँ पर अंदर तक धूप नहीं आ पाती, धूप सारी सघन वनों की पत्तियों के द्वारा घिरी हुई होती है। खुले वन होते हैं जो ऊपर से खुले हुए होते हैं। दूसरा जो कारक है, दूसरा प्रकार है वो क्या है, वो घास स्थल। घास स्थल ये कहाँ पर उगते हैं, ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, जहाँ पर वर्षा न ज़्यादा होती है न कम होती है वहाँ पर घास स्थल होते हैं। ठीक, इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ। ये कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ ये कहाँ पर पैदा होती हैं, ये केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक, वहाँ पर क्या होती है, ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पर निकलती हैं। अब जो सलीमा थी वो हिमालय की यात्रा करते हुए अपने पिता को बता रही थी कि उसके पिता ने विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। ठीक है, अपने पिता को बता रही थी और उसके पिता क्या है वो कई स्थानों पर घूम चुके हैं। तो उन्होंने भी सलीमा को कई भागों के बारे में, कई विविध महाद्वीपों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। उन्होंने कुछ वनस्पतियों के बारे में उसे बताया। वो क्या होता है कि जैसे उपध्रुवीय प्रदेशों में क्या होते हैं, जो शंकुधारी वन होते हैं वो रेगिस्तान में कांटेदारी झाड़ियाँ और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय या दृढ़काष्ठ वनों के बारे में, ठीक है, कई जानकारियाँ दी। अब ये होते क्या हैं, जैसे कि जहाँ पे बारिश कम होगी जैसे रेगिस्तान, वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, उपध्रुवीय प्रदेशों में कैसे वन होते हैं, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, ये होते क्या हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमें कैसी वनस्पतियाँ मिलती हैं। ठीक, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर या जाने पर मिलती है। ठीक, अब जो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार हैं इनके बदलाव का मुख्य कारण क्या है, अभी हमने देखा कि तापमान और जलवायु में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में भी बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है, जलवायु।
ठीक है। अब इस जलवायु के बारे में भी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ और उसके गुण और वहाँ पे प्रवास करने वाले वन्य जीव, इनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं प्राकृतिक, ठीक है, उनके गुण क्या हैं और वहाँ पर कौन से जीव निवास करते हैं। तो जैसे कि पहला है वन। वन के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहले प्रकार का जो वन है उसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सदाबहार वन क्यों कहते हैं इनको, ठीक, सदाबहार वन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इन वनों में यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहेगी, हमेशा ये सघन रहते हैं, फलते फूलते, मतलब हरी पत्तियाँ इनमें हमेशा रहेंगी, ठीक है। इन वनों को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इनको वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन क्या होते हैं, ये भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये गर्म क्षेत्र होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती रहती है, ठीक है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, मतलब बारिश की कोई कमी नहीं होती यहाँ पर, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से कभी नहीं झड़ती, यहाँ पेड़ों पे हमेशा पत्तियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये कुछ काफ़ी घने वृक्षों की जो मोटी वितान के कारण दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये बहुत ही सघन वन होते हैं। जो पेड़ के वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों के जो तने होते हैं ये बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं। इनके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वनों के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दृढ़काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। दृढ़काष्ठ का मतलब जैसे रोजवुड, ये क्या है, आबनूस, महोगनी आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके के सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। जो ब्राज़ील का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये इतना विशाल है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये ब्राज़ील का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक। ये एक सांप की प्रजाति है, एनाकोंडा, ठीक है। ये विश्व में सबसे बड़ा सांप होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है, ठीक है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मारकर खा सकता है, ये इतना विशाल सांप होता है। ये सांपों की ही प्रजाति है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एनाकोंडा। ये बहुत ही विशाल होते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती वन का मतलब क्या है, ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मौसम पे डिपेंड करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये पूरे तरीके से मौसम पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यह वृक्ष के पत्तियों को झाड़ देते हैं। हमने देखा था, पढ़ा था कि जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ये वन क्या कहते हैं, ये वन जब शुष्क मौसम हो जाता है, गर्मी बढ़ती है और गर्मी अधिक होती है, तो ये इनके पास जो पानी होता है उसको बचाने के लिए ये क्या कहते हैं, अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इसलिए इनमें सिर्फ कांटे कांटे या फिर ऐसे झंखाड़ टाइप के ही दिखते हैं, तो इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं ये कौन कौन से हैं, दृढ़काष्ठ वाले वृक्ष जैसे कि साल, सागवन, नीम और शीशम है, ठीक है। इन वृक्षों का ज़्यादातर उपयोग हम किस में करते हैं, फर्नीचर में या यातायात और निर्माण सामग्री बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। ये बहुत ही उपयोगी वृक्ष होते हैं। इन प्रदेशों में क्या होता है, आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पर, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि, ये सारे जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं, ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक। सामान्यतः ये क्या होते हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य पशु हैं ये क्या है, यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य पशु हैं जैसे कि ये हाथी। और शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं जब हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे। आप याद करेंगे क्लास 6 में हमने पढ़ा था पूरा, जब ग्लोब हम समझ रहे थे कि उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश क्या है, इसके बारे में ये दिया गया है कि जब हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, वहीं पर हमें
शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये अपनी पत्तियां जो होती है शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पेड़ हैं, ये शुष्क जैसे ही मौसम होगा ये अपनी पत्तियां झाड़ देंगे और जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा फिर से इनमें पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से? बाज, एश, बीच, ठीक है, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। ठीक है, फ्रीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये फ्रीजेंट एक पक्षी की ही प्रजाति है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाई जाती है, फ्रीजेंट और मोनाल। इसके बाद क्या है? इसके बाद है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा था कि क्या महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारे पर अधिकांश भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन ये भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, यह भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ ये होती कैसी हैं? यहाँ ये अधिकतर कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर एरिया देखें तो ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये कहाँ पर? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, इनके इमेज देखेंगे तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के ये अंगूर के बाग हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या दिया है कि जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। ये जैसे ही शुष्क होगा मौसम, ग्रीष्म ऋतु होगा, ये स्वयं को मौसम के अनुरूप ढाल लेते हैं। उनकी जो मोटी छाल होती है और पत्तियां क्या कहते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन रोक लेती हैं, मतलब पानी का उत्सर्जन नहीं होने देती हैं जो मोटी छाल और पत्तियां होती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या होता है? मुख्यतः यहाँ फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व का फलोद्यान कहाँ पर है, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। और भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन प्रदेशों में क्या होता है कि इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क और ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर शीत ऋतुएं कैसी होती है? बहुत ही मृदु होती हैं, हल्की मात्रा में। इन क्षेत्रों में क्या होता है? आमतौर पर कैसे, किस तरीके के पाए जाते हैं? अभी हमने देखा जैसे अंगूर का बाग होता है, इसी तरीके से संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश, ठीक है, नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन क्या है? वन्य जीवन बहुत ही कम है। इसके बाद का जो वृक्ष है वो क्या है? वो शंकुधारी वन है। ये शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो हमें कैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मुख्यतः जो हिमालय की ओर जाने पर हमें शंकुधारी वन ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वन क्या होते हैं? ये अधिक ऊंचाइयों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इन वृक्षों में, इन्हीं वृक्षों को सम्मिलित हिमालय पर प्रचुर मात्रा में देखा था। ठीक, ये लंबे और नरम काष्ठ वाले होते हैं। ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनकी काष्ठ कैसी होती है? नरम होती है। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग हम मुख्यतः किस में करते हैं? जैसे कि लुगदी बनाने के लिए। मूल रूप से कागज या लुगदी जो होता है वो कैसे बनेगा? वो इन्हीं शंकुधारी वनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं? चीड़, देवदार आदि इनके मुख्य पेड़ हैं। और यहाँ सामान्यतः क्या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको टैगा वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक, टैगा क्यों कहा जाता है? टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। ये प्योर वृक्ष होते हैं, शंकुधारी वृक्ष। इन्हीं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टैगा वृक्ष कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से ये होते हैं शंकुधारी वृक्ष या हिमाच्छादित शंकुधारी वृक्ष जिन पे बर्फ गिरे हुए हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वो घास स्थल है। घास स्थल हमारा कैसा होता है? जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वन
भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। सामान्यतः इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 4 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। यह वनस्पति कैसी होती है? यह निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ठीक है, जो अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो इसी प्रकार का ही घास स्थल होता है। ठीक है, सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। लगभग ये 3 से 4 मीटर तक इनकी सामान्यतः ऊंचाई होती है। जो दूसरे शीतोष्ण घास स्थल हैं ये क्या हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की घास कैसी होती है? यह आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है, इसलिए जानवरों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक, पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप, ठीक है, यही सारे जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है? कटीली झाड़ियाँ। जिन झाड़ियों की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है, वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण ये वनस्पतियाँ की कमी रहती है इन स्थानों पर। कैसे? तीव्र गर्मी और कम वर्षा के कारण इन स्थानों पर वनस्पतियों की कमी होती है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो रेगिस्तान कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ, इन सब के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि रेगिस्तान कहाँ कहाँ विश्व के मानचित्र में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और भारत में बड़े रेगिस्तान कौन से हैं इसके नाम आप बताइएगा। ठीक है, विभिन्न प्रदेशों में जो घास स्थल होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा हमारे लिए। तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका में इनको सवाना कहा जाता है, और ब्राज़ील में कंपोस कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? इसको लानोस। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं इनको अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? पेम्पास। ठीक, और उत्तरी अमेरिका में इन्हें क्या कहा जाता है? पेरी। और थोड़ा सा इधर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? पेरी। अर्जेंटीना में पंपास। दक्षिणी अफ्रीका में इनको वेल्ड कहा जाता है। मध्य एशिया में स्ट्रेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डान। आप ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के घास स्थल हैं। ठीक है, जिनको उष्ण कटिबंधीय घास स्थल अलग होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अलग होते हैं। ठीक, और यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, अब इधर आते हैं, देखते हैं क्या है कि यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो आपको अत्यधिक ठंड मिलेगी। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमें वहाँ की जलवायु कैसे मिलेगी? वहाँ की जलवायु ठंडी मिलेगी। ठीक है, यहाँ बहुत ही सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ठीक है, जब अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु होती है तभी ये विकसित होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ कहा जाती हैं। ठीक, ये वनस्पतियाँ कहाँ पर होती हैं? ये मुख्यतः यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के जानवर जो होते हैं, यहाँ के जानवर कैसे होते हैं? यहाँ के जानवरों का मोटा फर होता है। ठीक है, और चमड़ी इनकी मोटी होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ठंडी जलवायु से इन्हें सुरक्षित रखते हैं। उनकी चमड़ी, उनका जो फर होता है ये बहुत ही मोटा होता है, ये उनको ठंड से बचाता है। ठीक है, कुछ जानवर जो यहाँ के हैं जैसे कि सील, और क्या है? वलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये वहाँ के मुख्यतः वृक्ष होते हैं। ठीक, अब सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वृक्षों के चित्र दिखाए थे। ठीक है, कुछ चित्रों को सलीमा ने देखा, वृक्षों को काट कर वृक्षों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते थे। तो हम कृषि और आवास के लिए हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं, उन्हें साफ करते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। हमें वृक्षों को क्या करना चाहिए? वृक्षों को हमें संरक्षित करना चाहिए। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी और विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। ठीक है, जानवरों के लिए ये बहुत आवास हो सकते हैं कुछ जानवरों के लिए। ठीक, कुछ जो अफ्रीका में जैसे हमने देखा उसको क्या कहा जाता है? उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो वनस्पतियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। तो यहीं पर पूरा चैप्टर 6 समाप्त होता है। ठीक है, सॉरी, चैप्टर 6 ज्योग्राफी का। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।